जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कमल इलेक्ट्रिकल्स में। तो दोस्तों, यह क्लास जो है पूरी तरह से निम्न पर आधारित है। यह ITI सेकेंड ईयर की चौथी क्लास है। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और क्वेश्चन समझाने का तरीका पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो पर कमेंट करें और अपने दोस्तों और चाहने वालों में हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हमारी जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वह दो तरह की होती है। पहली हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होती है लैप वाइंडिंग, दूसरी आर्मेचर वाइंडिंग होती है हमारी वेव वाइंडिंग। जो हमारी आर्मेचर की लैप वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग होती है इनका प्रतिरोध कम होता है, और जो कम प्रतिरोध को मापने के लिए उपकरण यूज किया जाता है वह होता है हमारा केल्विन ब्रिज। केल्विन ब्रिज का उपयोग कम प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। आर्मेचर की वाइंडिंग का प्रतिरोध कम इसलिए रखा जाता है क्योंकि हमें अधिक वोल्टेज प्राप्त हो, और इसका आर्मेचर का प्रतिरोध जो होता है कम होता है। कम प्रतिरोध को मापने के लिए केल्विन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है मेगर। मेगर का उपयोग उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। मेगर की रेटिंग आपको याद रखनी है। मेगर की रेटिंग होती है मेगा में। जो मेगर होता है यह उच्च प्रतिरोध को मापता है। मेगर का उपयोग जो है हम केवल का प्रतिरोध मापने के लिए क्या करते हैं, या IR वैल्यू को मापता हमारा मेगर। इंसुलेशन रेजिस्टेंस को भी मापता है हमारा मेगर। जो मल्टी मीटर होता है यह मध्यम प्रतिरोध को मापता है। श्रेणी प्रकार का मीटर भी मध्यम प्रतिरोध को मापता है। कम प्रतिरोध को मापने का काम करता है हमारा केल्विन ब्रिज। हमारा अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये कह रहा है कि जो हमारी आर्मेचर की वाइंडिंग होती है उसमें शॉर्ट या ओपन सर्किट के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जो हमारी आर्मेचर की वाइंडिंग होती है शॉर्ट ओपन सर्किट के लिए जो हम बाहरी ग्राउलर का यूज करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो ये टोंग टेस्टर होता है, टोंग टेस्टर को हम जो है क्लिप ऑन मीटर कहते हैं। टोंग टेस्टर का उपयोग बहते हुए करंट को मापते हैं। जो हमारा ये डिजिटल मल्टीमीटर होता है, डिजिटल मल्टीमीटर को हम एवियोमीटर कहते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर जो है एम्पियर को मापता है, वोल्टेज को मापता है, वो प्रतिरोध को मापने का काम करता है। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए हम बाहरी ग्राउलर का यूज करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, DC मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है? ये जो चित्र में दे रखा है हमें, यह कौन सी विधि है आर्मेचर की? यानी कि ये दे रखा है आर्मेचर के पैरेलल में दे रखा है ये परिवर्ती प्रतिरोध को हम रियोस्टेट भी कहते हैं। ये दे रखी है फील्ड वाइंडिंग। ये जो हमारा परिवर्ती प्रतिरोध है यह आर्मेचर के साथ लगा हुआ है, तो यह है हमारी आर्मेचर डायवर्ट विधि। अगर ये परिवर्ती प्रतिरोध हमारा फील्ड वाइंडिंग के साथ लगा हुआ होता तो ये होता हमारी फील्ड डायवर्ट विधि। मगर ये जो है हमारी जो परिवर्ती प्रतिरोध है यानी कि जो रियोस्टेट है यह हमारा आर्मेचर के साथ लगा हुआ है, तो ये हमारी आर्मेचर डायवर्ट विधि। हमारा अगला क्वेश्चन है, DC फील्ड कोयल के लिए किस बाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो हमारी DC मोटर होती है या जनरेटर होता है उसमें जो फील्ड कोयल होती है या फील्ड बाइंडिंग होती है उसमें कौन से तार का उपयोग किया जाता है? तो उसमें होता है हमारा सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर।
हमारा बाइंडिंग में जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम कॉपर वायर, वो भी सुपर इनेमल्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो हमारा डीसी मोटर है उसकी गति के लिए, स्पीड के लिए किस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। जो डीसी मोटर में ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वह होता है 5ZNP/60A। यह मोटर का बैक ईएमएफ, चुंबकीय फ्लक्स, कंडक्टरों की संख्या, डीसी मोटर की स्पीड, पोलों की संख्या, समांतर पथों की संख्या। अब ये जो फॉर्मूला होता है इसमें जो हमारा स्पीड होती है n बराबर बैक ईएमएफ, ये हमारा बैक ईएमएफ बटे 5। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, n बराबर हो जाएगा हमारा बैक ईएमएफ अपॉन 5। हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 पोल डीसी मोटर के आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या होगी। मैंने आपको बताया कि जो बाइंडिंग होती है वह दो तरह की होती है, एक होती है हमारी लैप बाइंडिंग, एक होता है हमारी वेब बाइंडिंग। जो लैप बाइंडिंग होती है इसमें समांतर पथों की संख्या हमेशा पोलों की संख्या के बराबर होती है, और वेब बाइंडिंग में जो है समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 के बराबर होती है। मगर हमसे यहाँ पूछा गया लैप बाइंडिंग, तो लैप बाइंडिंग में जो समांतर पथों की संख्या हो जाएगी, पोल दे रखे हैं 4। अब दे रखा हमें डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग, डुप्लेक्स के लिए हम यानी कि डुप्लेक्स माने डबल, तो 2 की गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, तो हमारे समांतर पथों की संख्या हो जाएगी इसमें 8। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आपको बस ये लैप बाइंडिंग और वेब बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या याद रखनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है, यानी कि जो हमारे डीसी मोटर होती है उसमें जो आर्मेचर होता है यानी जो चालक होता है उसके घूमने की दिशा किस नियम के द्वारा दी जाती है। आपने फ्लेमिंग के 2 नियम पढ़े होंगे। फ्लेमिंग के 2 नियम होते हैं, एक होता है हमारा बाएं हाथ का नियम, दूसरा होता है दाएं हाथ का नियम। जो हमारा बाएं हाथ का नियम होता है फ्लेमिंग का, वह हमारी मोटर में जो है कंडक्टर के घूमने की दिशा यानी कि आर्मेचर के घूमने की दिशा को बताता है। तो हमारे जो डीसी मोटर आर्मेचर में घूमने की दिशा बताता है वह बताता है हमारा फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। इसलिए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा बताता है हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर का क्या नाम है। ये जो हमें चित्र में दे रखी है यह कौन से प्रकार की डीसी मोटर है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हो, यह हमारा आर्मेचर लगा हुआ है, यह हमारी फील्ड वाइंडिंग, जो फील्ड वाइंडिंग है वह आर्मेचर के साथ पैरेलल में लगी हुई है। अगर हमारी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ पैरेलल में लगी हुई है तो वो हमारी मोटर हो जाएगी डीसी शंट मोटर। अगर हमारी ये जो है फील्ड वाइंडिंग अगर आर्मेचर के साथ सीरीज में लगी हुई होती है इस तरह से, तो ये हमारी मोटर हो जाती डीसी सीरीज मोटर। लेकिन जो है आर्मेचर वाइंडिंग यह आर्मेचर के साथ जो है पैरेलल में लगी हुई है, इसलिए हो जाएगी शंट मोटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है। मैंने आपको बताया कि फ्लेमिंग के 2 नियम होते हैं, एक होता है बाएं हाथ का नियम, दूसरा होता है दाएं हाथ का नियम। जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है वह आर्मेचर के घूमने की दिशा बताता है, लेकिन जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है यह करंट की दिशा और जो ईएमएफ की दिशा को बताता है। तो हमसे पूछा है करंट की दिशा, तो करंट की दिशा देता है हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिंग के
दाहिने हाथ का नियम। हमारा अगला क्वेश्चन है डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है। यानी जो डीसी मोटर में होता है उसमें जो करंट होता है डीसी मोटर में वह क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि डीसी मोटर का एक बैक ईएमएफ का फॉर्मूला होता है। वो तो होता है ईबी बराबर होता है हमारा बी माइनस यानी कि वोल्टेज माइनस आर्मेचर में करंट इनटू आर्मेचर का प्रतिरोध। हमें निकालना है आर्मेचर का करंट। जो आर्मेचर में करंट होता है आई ए बराबर हो जाएगा हमारा बी माइनस ई बी बटे आर ए। इसलिए इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए किस नियम को लागू किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। मैंने बताया कि फ्लेमिंग के दो नियम होते हैं, एक होता है दाएं हाथ का नियम, एक होता है बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम जो है कंडक्टर के घूमने की दिशा या फ्लक्स के घूमने की दिशा को बताता है। तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। हमारा अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर के प्रकार का नाम दे। यानी जो चित्र में दे रखी है यह किस प्रकार की डीसी मोटर है। आप चित्र में देख सकते हैं कि ये इसमें जो है दो फील्ड वाइंडिंग का यूज किया गया है। आर्मेचर के साथ जो है इस तरह से एक इस तरह से फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है, एक इस तरह से फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है। इसकी करंट की दिशा इधर है, इसकी करंट की दिशा इधर है। जो करंट की दिशा जो है सेम डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा हमारा कम्युलेटिव विभेदक। और जो है ये पहली फील्ड वाइंडिंग जो है आर्मेचर के साथ केवल आर्मेचर के साथ पैरेलल में लगी हुई है। ये देख सकते हैं कि ये जो है फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ केवल पैरेलल में लगी हो जाएगी। तो ये हो जाएगी हमारी शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। जिस मोटर में दो फील्ड वाइंडिंग यूज होती है वो होती है हमारी कंपाउंड मोटर। लेकिन जो ये फील्ड वाइंडिंग है आर्मेचर के साथ पैरेलल में लगी हुई है तो ये हो जाएगी हमारी शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। अगर ये फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर हो इस वाली फील्ड वाइंडिंग के साथ दोनों के साथ समांतर में लगी हुई होती तो हो जाती है हमारी लॉन्ग शंट। लेकिन जो है फील्ड वाइंडिंग जो है आर्मेचर के साथ ही लगी हुई है पैरेलल में तो ये हो जाएगी हमारी शॉर्ट शंट। हमारा अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना का सूत्र क्या है। यानी जो डीसी मोटर होती है उसमें जो ईएमएफ जनरेट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। डीसी मोटर में ईएमएफ का फॉर्मूला होता है फाई जेड एन पी अपॉन 60A। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको डीसी मोटर में बैक ईएमएफ का फॉर्मूला याद रखना है, ये होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है उपकरण का नाम क्या है। ये जो चित्र में दे रखा है ये किस प्रकार का उपकरण है। आपको याद रखना है कि यह होता है हमारा आंतरिक ग्राउलर। बाहरी ग्राउलर तब होता है जब ये बाहर होता है, इसके ऊपर रखा होता है। ये मेगर तो होता भी नहीं मगर ये हमारा है आंतरिक ग्राउलर, यह जो है अंदर रखा हुआ है। अगर ये बाहर रखा हुआ होता है इस जगह तो ये हो जाता है हमारा बाहरी ग्राउलर। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि कोयल पिच पोल पिच से कम है तो बाइंडिंग का क्या नाम होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी शॉर्ट कोडेड बाइंडिंग। अगर हमारी कोयल पिच पोल पिच के बराबर होती है तो ये होती है हमारी फुल पिच बाइंडिंग। लेकिन जो है कोयल पिच जो है पोल पिच से कम है तो ये हमारी होगी शॉर्ट कोडेड बाइंडिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है डीसी 4 पॉइंट स्टेटर में
होल्डिंग कोयल से जुड़े सीरीज प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करना। जो हमारा डीसी मोटर में 4 पॉइंट स्टार्ट होता है, होल्डिंग कोयल से सीरीज में जुड़ा हुआ होता है। इसका काम होता है होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करना, यानी कि कम करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन में किया जाता है? जो हमारी डीसी सीरीज मोटर होती है, डीसी सीरीज मोटर का जो है इस तरह से चित्र होता है। ये जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है या आर्मेचर के साथ सीरीज में लगी हुई होती है, तो ये होती है हमारी डीसी सीरीज मोटर। अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फील्ड डायोड विधि। यानी कि इस फील्ड में जो है हम आर्मेचर में करंट को कम ज़्यादा करके जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन में गति को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है? यानी जो हमारी शंट फील्ड कॉइल होती है और जो 3 पॉइंट स्टार्ट होता है, उसमें होल्डिंग कॉइल को सीरीज में जोड़ने का क्या उद्देश्य होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखता है। यानी कि अगर शंट फील्ड जो हमारी खुली हो गई तो हमारी मोटर को यह सुरक्षित करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है हमारा होल्डिंग कॉइल। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा को दिशा को बदलकर घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? यानी कि हमारी डीसी कंपाउंड मोटर है, यानी एक डीसी कंपाउंड मोटर है। डीसी कंपाउंड मोटर होती है जिसमें 2 फील्ड वाइंडिंग का यूज किया जाता है। यानी कि हमारी 2 फील्ड वाइंडिंग होती है, वो होती है हमारी मिश्रित मोटर या कंपाउंड मोटर। ये कह रहा है कि आर्मेचर धारा को दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा ही क्यों बदल दी जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियाँ प्रदान करती है? ये कह रहा है कि हमारी एक डीसी शंट मोटर है। डीसी शंट मोटर का चित्र इस तरह से होता है। जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है वह आर्मेचर के साथ पैरेलल में लगी हुई होती है, तो वो होती है हमारी शंट मोटर। अब ये कह रहा है कि सामान्य गति से नीचे, यानी कि इसकी गति जो है कम करनी है, तो हम कौन सी विधि को अपनाएंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर नियंत्रण विधि। यानी कि हम आर्मेचर में जो है प्रतिरोध को कम ज़्यादा करके या करंट को कम ज़्यादा करके इसकी गति को नियंत्रित कर सकते हैं।